नमस्कार। दक्षिण एशिया का इतिहास किसी अचानक उभरी सभ्यता से कभी शुरू ही नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे बदलते मौसम, नदियों और मनुष्य की सीखने की क्षमता ने इसे शुरू किया। आज से लगभग 9000 साल पहले, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन जी रहा था, तब आज के बलूचिस्तान के मैदानों में एक जगह है, मेहरगढ़। अपने समय की सबसे प्रारंभिक कृषि बस्तियों का केंद्र बन रही थी। ये लोग गेहूं, जौ उगाने लगे, पशुओं को पालने का काम करते थे, मिट्टी के अस्थायी घरों में रहते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। लगभग आज से 7000 साल से लेके 4500 साल पहले मेहरगढ़ जैसी जगहों ने दक्षिण एशिया को एक नई स्थायी कृषि संस्कृति की ओर मोड़ दिया। ये मोड़ दिया मौसम, नदियों और उपजाऊ धरती ने, जिसने मनुष्य को सिखाया कि बिखरी हुई झोपड़ियाँ अगर संगठित हो जाएं तो दुनिया की पहली सभ्य और सबसे सुसंगठित प्रारंभिक संस्कृति बन सकती है। ये संस्कृति बनी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। यहीं से एक व्यापक सांस्कृतिक क्षेत्र उभरने लगा, जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे उन्नत कांस्य युग की सभ्यताओं में से एक बनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हजारों साल तक धरती के नीचे दबी रही, दुनिया की नज़रों से एकदम ओझल। इतिहास ने इसके नाम को तो भुला दिया था, जब तक कि औपनिवेशिक काल के कुछ यात्रियों और अधिकारियों ने अनजाने में इसे आगे ढूंढा नहीं। बात है 1826 की, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक यात्री ने पंजाब के हड़प्पा इलाके में एक अजीबोगरीब पुराने ढांचे देखे। ये ढांचे बने थे पक्की ईंटों के। उसे संदेह हुआ कि पक्की ईंटों के इतने ज़्यादा खंडहर किस चीज़ के हो सकते हैं। उसे लगा कि यहाँ कोई पुराना अवश्य शहर रहा होगा, पर वह यह जानता नहीं था कि यही जो उबड़ खाबड़ शहर है वो दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे अच्छी सभ्यताओं में से एक है, जिसके वो अवशेष उस समय देख रहा था। समय और आगे बढ़ा और समय आया 1856 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी लाहौर और कराची के बीच एक रेलवे लाइन बना रही थी। इस रेलवे लाइन के बनने के दौरान इंजीनियरों ने हड़प्पा के टीले से हजारों ईंटें निकालकर उस रेलवे लाइन को बिछाने के काम में उपयोग कर लीं, पर उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी जिस संस्कृति की ये एक एक ईंट उखाड़ रहे हैं वो एक महानतम और एक विस्तृत समय की ओर देख रहा है। किसी को यह अंदाज़ा नहीं था ये वही ईंटें हैं जो एक खोई हुई प्राचीन सभ्यता की स्मारक के रूप में कार्य करेंगी आगे। फिर आया वर्ष 1921 का, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की पहली वैज्ञानिक खुदाई शुरू की। अगले वर्ष यानी 1922 में आर.डी. बनर्जी ने सिंध के मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू किया। यह वह क्षण था जब दुनिया को एहसास हुआ कि मिस्र ही नहीं बल्कि भारत में भी एक विशाल, संगठित, अत्यंत उन्नत सभ्यता कभी एग्जिस्ट करती थी। बाद में मार्टिमन व्हीलर, एस.आर. राव जिन्होंने ओथल की खोज की, और जेपी जोशी और बसंत सिंधे को राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य के लिए पहचाना जाता है। कई शोधकर्ताओं ने इस सभ्यता के पैमाने और विस्तार को समझने में कड़ी भूमिका अदा की। हर नई खुदाई ने यह प्रमाणित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक नगर नहीं बल्कि हजारों वर्षों का एक दबा हुआ रहस्य और हजारों किलोमीटर फैली एक संपूर्ण शहरी संस्कृति थी। अगर हम इसके भौगोलिक आधार और प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आधार केवल मनुष्यों की चातुर्य और उनकी बुद्धि नहीं था, बल्कि प्रकृति ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। आज से 5000 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में बहने वाली मुख्य नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज थीं। ये नदियाँ जब बहकर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और नियमित रूप से जलोढ़ मिट्टी के जो टीले लाती थीं, मतलब अपरदन द्वारा या समय के साथ साथ उन्होंने मौसमी मानसून की दशा को काफ़ी हद तक बदला। घांगड़ा हागड़ क्षेत्र, जिसे कई शोधकर्ता सरस्वती नदी से भी जोड़ते हैं,
यह उस समय जल समृद्ध था। उसके कई प्रारंभिक बस्तियां उसके पास देखी गई हैं। इस व्यापक नदी नेटवर्क ने व्यापार, संपर्क, कृषि, सभ्यता के प्रसार को आसान बनाया होगा, ऐसा शोधकर्ताओं ने माना है। यही कारण है कि हड़प्पा संस्कृति एक विशाल भूगोल पर फैली, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में यूपीज तक, उत्तर में अफगानिस्तान के पास तक और दक्षिण में गुजरात के तटों तक। अगर इसकी हम शहरी विकास और वैज्ञानिक संरचना की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी अद्भुत पहचान इसके लिए रखता है। दुनिया भर में उस समय बहुत कम जगहें ऐसी थीं जो इतनी सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थीं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर ईंटों की एक ऐसी मानक साइज से बने थे जो यह दर्शाता है कि पूरे क्षेत्र के निर्माण के लिए एक ही नियम का प्रयोग किया गया। शहरों में ग्रिड पैटर्न यानी सीधी सड़कें, चौड़े चौराहे और योजनाबद्ध मोहल्ले मिलते हैं। ये उस बात का भी प्रमाण है कि किस तरीके से एक विशाल शहर को पूरी तरीके से नगरीकृत बसाया गया होगा। सबसे उल्लेखनीय अगर बात की सोची जाए इसमें तो वो मिलता है सीवरेज सिस्टम। लगभग हर घर की जो ढकी हुई नालियां हैं, नियमित मेनहोल और मुख्य जल निकासी मार्ग, यह सब साफ करता है कि यहाँ पर सार्वजनिक स्वच्छता इस सभ्यता की प्राथमिकता थी। धोलावीरा में पानी संरक्षित करने की अद्भुत तकनीक दिखाई देती है। बांध, जलाशय, वर्षा संचयन की व्यवस्थाएं। लोथल में एक बड़ा डेकयार्ड दिखाई पड़ता है जो यह बताता है कि यह नगर समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा होगा। कालीबंगा में आग के वेदी जैसी संरचनाएं और योजनाबद्ध नगर दिखाई देते हैं, जबकि राखीगढ़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि हड़प्पा क्षेत्र पहले से सोच से काफ़ी बड़ा है। अगर इसकी हम आर्थिक व्यवस्था और दूरस्थ व्यापार पर नजर डालें तो इंडस सभ्यता आर्थिक नींव बहुस्तरीय थी। लोग गेहूं, जौ, बाजरा, खजूर और कपास उगाते थे। पशुपालन में गाय, भेड़, भैंस और बकरी मुख्य थे। कई शहर कला केंद्र थे जहां पर मोतियों की कारीगरी, तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, कपड़े और खिलौने बनाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति की व्यापारिक पहुंच बेहद व्यापक थी। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में, जिसे हम मेहुला कहते हैं, उसमें यह उल्लेखित है कि कई विद्वान इंडस क्षेत्र से निकलकर कई दूसरे दुनिया के देशों में गए। तांबा ओमान से आता था। मोती और लकड़ी का व्यापार बहरीन से लेकर ईरान तक से होता था। लोथल का जो बंदरगाह है वो यह दर्शाता है कि समुद्री जहाज यहाँ से निकलकर खाड़ी देश तक अवश्य पहुँचे होंगे। यह सभ्यता न केवल आत्मनिर्भरता की बात करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, इस बात का भी पूरा प्रमाण देती है। अगर हम इसमें इस सभ्यता के सांस्कृतिक विश्वास और सामान्य लोगों के जीवन पर प्रकाश डालें तो हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक केंद्र बेहद विविधतापूर्ण था। जगह जगह से मिले मुहरें यानी सील यह दर्शाती हैं यहाँ प्रकृतिवाद महत्वपूर्ण था। पशु आकृतियाँ, एक यूनिक पशुपति नुमा आकृति और यूनिक लिपि यह दर्शाती है कि धार्मिक और प्रशासनिक विचार जटिल थे। टेराकोटा मूर्तियाँ विशेषकर माता देवी और प्रजनन उर्वरता से जुड़ी मान्यताओं की ओर संकेत करती हैं। महान स्नानागार हो या किसी पुजारी की मूर्ति, ये सारे उस समय की उन्नत कला का हमें प्रमाण देते हैं। खिलौने, चक्री, बैलगाड़ी के मॉडल, पासे, मनके यह सब बताते हैं कि लोगों का जीवन सिर्फ काम ही नहीं बल्कि मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों से परिपूर्ण था। कपड़े कपास से बनते थे। परिवार समूह में रहते थे। समाज में शांति और सहयोग की भावना हमें स्पष्ट होती है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के शासन व्यवस्था, समाज और युद्ध का अभाव पर हम अगर प्रकाश डालें तो हमें यह पता चलता है कि राजमहल, सेना के बड़े प्रमाण और शाही कब्रें यहाँ नहीं मिलती हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि समाज संभवतः किसी काउंसिलित आधारित मान्यता को मानता था। सामूहिक या प्रशासनिक निकाय इसे संचालित करता था। समाज में वर्ग भी इसमें देखे गए हैं। कठोर राज्य सत्ता का यहाँ प्रमाण नहीं मिलता है,
यही कारण है कि हड़प्पा संस्कृति को अक्सर शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण सभ्यता का दर्जा दिया जाता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का मूल्यांकन करें मेसोपोटामिया की तुलना में, तो मेसोपोटामिया और इंडस सिविलाइजेशन दोनों कांस्य युग की महान सभ्यताएं हैं, लेकिन इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। मेसोपोटामिया में स्पष्ट राजशाही, युद्ध, विजय अभियान और जुरेड जैसे धार्मिक केंद्र खोजे गए हैं। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संरचना और विकेंद्रित और सामुदायिक प्रतीत भावना हमें मिलती है। दोनों सभ्यताओं में व्यापार का गहरा नाता था। अभी मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन हड़प्पा की लिपि आज भी एक बेहद कड़ा रहस्य बनी हुई है। इसे आज तक पूरी तरीके से संतोषजनक रूप से पढ़ा ही नहीं जा सका है। मेसोपोटामिया में युद्ध और संघर्ष आम थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इन दोनों का विकास पतन अलग अलग कारणों से हुआ, पर दोनों ने शुरुआती विश्व व्यापार के नेटवर्क को आकार दिया होगा, ये स्पष्ट होता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें, तो इसने उस समय के प्रारंभिक वैश्विक व्यापार मार्गों पर अपना गहरा असर जरूर छोड़ा होगा। हिंद महासागर के मार्गों से मेसोपोटामिया, ईरान, खाड़ी देशों तक माल अवश्य पहुंचाया जाता होगा। इस संपर्क से तकनीकी विचार, धातुकर्म, औजार और कृषि विद्याएं भी फैली होंगी। हड़प्पा संस्कृति ने पश्चिम एशिया को स्थिर, उच्च गुणवत्ता वाले सामान दिए, यानी मनके, कपास, कच्चा तेल, लकड़ी और पशु उत्पाद आदि। अगर हम तेज विकास का कारण पूछें, तो इसके कई कारण हैं। समृद्ध नदी तंत्र, उपजाऊ मिट्टी, नियमित मानसून, वैज्ञानिक नगर योजना, जल प्रबंधन की अद्भुत कौशलता, शांतिपूर्ण समाज और दूरस्थ व्यापार की विशाल पहुंच, इन सब ने अवश्य ही सिंधु घाटी सभ्यता को अपने चरम पर पहुंचाया होगा। अगर हम इसके उत्खनन काल और पुरातात्विक क्रम को अगर हम ध्यान से देखें, तो सबसे पहले 1921 में किया गया हड़प्पा में उत्खनन, उसके बाद 1922 मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरी और फिर लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में 1910 तक में उत्खनन हुए हैं। हर नई खुदाई ने इस सभ्यता की प्रकृति, विस्तार और जटिलता को और स्पष्ट करने की कोशिश की। अगर आप ध्यान से सोचें, तो सोचिए कि इतनी बड़ी विशाल व्यवस्था कैसे खराब या पतन हुआ होगा इसका। अगर सिंधु घाटी सभ्यता किसी एक बड़े विनाश से तो स्पष्ट है कि विलुप्त नहीं हुई होगी, बल्कि धीरे धीरे जमा होते कारणों से ये ढली होगी। लगभग आज से 2000 या 1900 वर्ष पूर्व मानसून कमज़ोर होने लगा था, नदियाँ सूखने लगी थीं, खासकर घाघरा और हाकड़ा का तंत्र। हाकड़ा सरस्वती नदी का दूसरा नाम है। टेक्टोनिक बदलाव ने नदी तंत्र बदले होंगे, जिससे कई जो मेन शहर हैं उनकी जलापूर्ति बाधित हुई होगी। मेसोपोटामिया से व्यापार में गिरावट आई होगी, जिससे बाहरी संपर्क धीरे धीरे टूटता गया। बड़े शहर धीरे धीरे खाली होने लगे और छोटे ग्रामीण बस्तियों की ओर लौट गए। यह हम मान सकते हैं यहाँ एक धीमा पर्यावरणीय और आर्थिक पतन हुआ होगा, ना कि युद्ध या आक्रमण का परिणाम इसे ढहा पाया होगा। अगर आप ध्यान से सोचें इसकी विरासत के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता ने दक्षिण एशिया को शहरी सोच, जल प्रबंधन, व्यापारिक दृष्टि, कारीगरी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दीर्घ परंपरा प्रदान की, जो आज हमें विरले ही किसी सभ्यता में दिखाई देते हैं। हालांकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसकी तकनीक, सामाजिक संगठन आज तक शोधकर्ताओं को चकित करता है और भविष्य में चकित करता रहेगा। इसका प्रभाव बाद की भारतीय संस्कृतियों, कृषि परंपराओं, बसावट के पैटर्न, शिल्प कौशल में साफ दिखाई देता है। यह सभ्यता आज भी मानव इतिहास की उन अद्भुत उपलब्धियों में से एक है, जिसने बिना युद्ध, बिना साम्राज्यवादी सोच, बिना अत्याचार के विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण किया होगा। हमें अपनी इस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए हम उस क्षेत्र के अभी भी अभिन्न अंग हैं, जिसने सबसे बड़ी सभ्यता का गौरव हासिल किया। आपका इस पे क्या विचार है और आप इस पे क्या अपना मत रखते हैं, कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।